होंगे और इलेक्शंस के अलावा कोई और हल है ही नहीं है। देखिए, आइन में जो एक तरीक़ाकार दिया गया है उसके मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का फ़ैसला किया। जब हम भी मिले हैं बतौर एक सियासी जमात के PMLN के डेलीगेशन के तौर पे इलेक्शन कमीशन को उनकी दावत पे, तो यही बात हुई और हमारी जो तजावीज़ थी और दीगर जमातों की तजावीज़ को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम हल्का बंदियों का प्रोसेस और तेज़ करते हैं। और आपने देखा कि उन्होंने एक रिवाइज शेड्यूल भी दिया और अब उसके बावजूद वो कह रहे हैं हम इसे और पीछे ले आएंगे। तो मुझे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये कवी उम्मीद है कि अगर नवंबर एंड तक हल्का बंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो 54 दिन का टाइम है। जनवरी के मिड या एंड में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंतखाबात होंगे, क्योंकि उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। और ये बस ऐसे मेरे ख्याल में हमें अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है। आर्टिकल 51 क्लॉज 5 में ये है कि आप हल्का बंदियाँ करेंगे और हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। 40 अरब रुपया लगा है आपकी सेंसस पे, डिजिटल सेंसस पे। उसकी वजह से शहरी देही इलाकों की आबादी में बहुत फ़र्क आया है। कई अजला में 1 हल्के थे, अब वहाँ पे 2 होंगे, कईयों में 2 थे वहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि अब हल्कों का साइज़ बड़ा होगा। आबादी क्योंकि इतनी बड़ी है कि सीटें नहीं बढ़ सकती। तो पहले ये 6.5-7 लाख पे हल्के थे, अब 8-9 लाख के दरमियान जाएंगे। तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं ये फ़र्क पड़ेगा इसमें इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और कि कल ये कहा गया है कि वुकला ने अब तहरीक शुरू कर दी, अगर 90 दिन में इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो तो वुकला पेशावर से तहरीक, तो क्या आप भी तो वुकला तहरीक बार की इलेक्टेड बॉडीज शुरू करेंगी जब भी ऐसा मौका आया। उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस और पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स है। आज भी पाकिस्तान बार काउंसिल की मेज़बानी में इस्लामाबाद में इस वक्त ऑल पाकिस्तान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है, जिसमें सारे सूबों की बार काउंसिल्स के जो हमारे सरबराहान हैं वो शरीक हैं और हाई कोर्ट बार्स के प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ। एक्स सर्विसमैन का कॉन्सेप्ट वुकला में नहीं है। वुकला मानते हैं अपनी इलेक्टेड बॉडीज़ को, जो कि हर साल उनके वोट से ताज़ा मैंडेट लेके आती हैं। वो बॉडीज़ जब भी इंतखाबात का किसी तहरीक का आगाज़ करेंगी, कोई कॉल देंगी, सोच विचार के बाद देंगी, वुकला उनके साथ खड़े होंगे। वुकला जो हैं वो अनइलेक्टेड लोग और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पहले सुहाने ख्वाब दिखाए और उसके बाद ना नौजवानों के लिए कुछ किया, ना वुकला कम्युनिटी के लिए कुछ किया, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात कोई सुनेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि आइन मुल्क के अंदर आइन नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चल रहा? अगर आइन के मुताबिक मुल्क ना चल रहा होता तो रोज़ अदालती फैसले ना आते और रोज़ रिहाइयाँ ना होती। मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है वो बड़ी इंडिपेंडेंट है, वो आइन और कानून के मुताबिक। हालांकि इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए तकलीफ से बात यह है कि कई दफ़ा वो कानूनी हद पार भी कर रहे हैं। वो जुडिशल ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं जो कि आइन और कानून के दायरे में नहीं आते और हम उन्हें कहते हैं कि ये एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है। लेकिन इस तरह के ऑर्डर्स के होते हुए ये कहना कि मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं है, ये अफसोसनाक बात है। ये मैं कहता हूँ ये एक डिप्रेस्ड स्टेटमेंट है। सर, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? आप अपना मौका सामने रखिएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए। बिल्कुल ना बनने या बनने वाला सवाल नहीं है। मसला ये है कि जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आया जो ट्रायल सिविलियंस के अंडर दी आर्मी एक्ट हैं वो कानून में इजाज़त है कि नहीं, ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आपने देखा कि 3-4 माह के बावजूद गुजरने के बावजूद वहाँ पे कोई इंजेक्टिव ऑर्डर नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जो कावानीन हैं मौजूदा अमेंडमेंट से पहले वाले आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत अगर सिविलियंस हमला आवर होते हैं, दाखिल होते हैं, ट्रेसपास करते हैं, वैंडलिज्म करते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं, तो वो ट्राई हो सकते हैं अंडर द आर्मी एक्ट। और इसी वजह से वो ट्रायल हो रहे हैं और इसी वजह से शायद इंजेक्टिव ऑर्डर भी नहीं आया। अच्छा, आखिरी सवाल साहब, जो 9 मई वाले वाक़या में जो मुलव्वस किया गया मिलिट्री एक्ट के तहत, क्या दुरुस्त है? वही मैंने सारी ये वजाहत दी है आपके सामने कि जो एग्जिस्टिंग लॉज थे जो 1954 से 1952 से चले आ रहे हैं उनके तहत बिल्कुल वो ट्रायल हो सकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसी वजह से शायद इंजेक्टिव ऑर्डर भी पास नहीं हुआ। क्या कहती है कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए सिविलियन का? वो लोग जिन्होंने आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए जिनाह हाउस और
दीगर जो हमारी अस्करी तनसीबात हैं उस पर हमला किया, उसको तहोबाला किया, उसको आग लगाई, घरों की हुर्मत जो है उसको पामाल किया। कानून इजाज़त देता है उनके ट्रायल होने चाहिए, किसी बेगुनाह को, किसी मासूम को, किसी बच्चे को उस ट्रायल में नहीं भेजना चाहिए। ये बताइए, यकदम डॉलर कहाँ पहुंच गया, महंगाई कहाँ पहुंच गई। निगरान वजीर आजम साहब कहते हैं जी कि मुझ पे इल्जाम ना धरे, जो पीछे से आ रहे हैं मैं उसी को लेके आगे चलूं। तो बताइए किसका कसूर है फिर? देखें, इसके लिए हमें एक ग्रैंड इकोनॉमिक डायलॉग की ज़रूरत है। ये किस्सा इतना मुख्तसर नहीं है। 2017 में जब सब कुछ ठीक था, जब डॉलर 106 रुपए का था, जब ग्रोथ रेट 6.5 था, जब महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में थी, जब पाकिस्तान G20 में जाने की तैयारियां कर रहा था, तो जो स्पेशल प्रोजेक्ट लाया गया था इस मुल्क की बर्बादी के लिए, वहाँ पे हमें खुल के बात करनी चाहिए और जो जो उसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ बोलना भी चाहिए और उसका तदारुक भी होना चाहिए। और उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि दिस इज़ हाई टाइम कि हमें एक ग्रैंड पॉलिटिकल और इकनॉमिक डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगर हम इस तरह चलते रहेंगे तो और ज़्यादा बर्बादी करेंगे। हमें कुछ चीज़ों पे रेड लाइंस लगानी है और इकॉनमी उनमें नंबर 1 है कि हुकूमत आए या जाए, रहे ना रहे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में तसलसल होना चाहिए। हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है और हमें गरीब आवाम का हकूक़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। और वो तभी मुमकिन है जब सारे सर जोड़ के बैठेंगे। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। आज भी अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से बढ़ेगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, आपने 2017 के प्रोजेक्ट की बात कर दी, लेकिन जो प्रोजेक्ट 2022 में लाया गया उसकी जितनी तबाही, उसका जिम्मेदार कौन है? ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए हुआ था, वो कोर्ट ऑर्डर्स के जरिए लिया गया और उसके बाद वो लोग जो कि मैंडेट नहीं थे ले सके, उन्हें भी मसनद पे बिठाने के लिए जहाज़ों में भर भर के लोग लाए गए। सारी दुनिया ने देखा था। ये पूरा साल हुकूमत रही है, 3 दफ़ा अटेम्प्ट की है दोबारा डिसलॉज करने की, 2 दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, लोगों ने अपनी मर्जी के साथ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा नुकसान अगर आज जो तकरीरें कर रहे हैं किया है, वो एक अनापरस्ती थी, एक ज़िद थी कि कभी कोई इलेक्टेड हाउस भी छोड़ के जाता है, पार्लियामान छोड़ के अगर आप घरों में बैठ जाएंगे और सड़कों पे नारे लगाएंगे तो फिर यही होगा। बहुत शुक्रिया।